वेलकम। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी अर्थव्यवस्था कुछ की पिलर्स पर टिकी हुई है, तो क्या आप उन स्तंभों का नाम बता पाएंगे जो जीडीपी, रोजगार, महंगाई, विकास, इन सबको संभालने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स कौन है? ये आसान भाषा में समझे, देश की अर्थव्यवस्था को एक इमारत मानिए। अगर इसके कुछ पिलर्स कमजोर पड़ जाएं तो विकास रुक जाता है। तो आखिर ये की पिलर्स हैं क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, हम जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक व्यक्ति, कंपनी या बाजार की बजाय पूरी अर्थव्यवस्था को बतलाता है, उसके व्यवहार को, प्रदर्शन को और संरचना का अध्ययन करता है। यह उन बड़े आर्थिक कारकों पर ध्यान देता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी और आर्थिक विकास। जीडीपी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। मतलब पूरा तैयार माल जो होता है, सभी अंतिम वस्तु का मतलब पूरा तैयार। यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। कैसे काम करता है? जब जीडीपी बढ़ता है तो व्यवसाय विस्तार होता है, अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है। और जब जीडीपी लगातार 2 तिमाही पर तक घटता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी प्रवेश कर जाती है। तो मान लीजिए किसी देश में कार उद्योग, तकनीकी कंपनियां और किसान सभी अपना उत्पादन बढ़ा देते हैं, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन बढ़ेगा और जीडीपी में वृद्धि होगी, जो कि एक स्वस्थ और विकसित अर्थव्यवस्था का संकेतक है। दूसरा है मुद्रास्फीति या मूल्य स्थिरता। मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता वह दर है जो यह बतलाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, और कीमतें बढ़ती हैं तो जिससे लोगों की क्या हो, क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति कम होने से महंगाई बढ़ती है, मतलब, है ना। तो ये कैसे काम करता है? जब बहुत अधिक मुद्रास्फीति होने से पैसे का मूल्य तेजी से गिरता है। पैसे का मूल्य तेजी से घटने का मतलब है कि जिस 100 रुपया से हम पहले 2 किलो दूध खरीद सकते थे, अब पैसे का मूल्य कम हो गया, अब वो 2 किलो दूध के लिए हमें 120 रुपया देना पड़ता है। तो इस तरह का जब मूल्य गिरता है तो हमें अधिक पैसा देना पड़ता है उसी वस्तु के लिए जिसे हम पहले कम मूल्य में खरीदते थे। यदि कीमतें लगातार गिरने लगें तो डिफ्लेशन होता है और लोग खरीदारी को टालने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। तो अगर आज एक और उदाहरण है कि एक कॉफी का कप 50 रुपए की है, अगले वर्ष 100 रुपए की हो जाती है, तो आपकी क्रय शक्ति आधी हो गई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ब्याज दर को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। तीसरा है रोजगार और बेरोजगारी। यह स्तंभ देश की श्रम शक्ति के उपयोग को मापता है। श्रम शक्ति का उपयोग मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक नीति का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। पूर्ण रोजगार मतलब रोजगार करने की स्थिति में जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, जो करने को इच्छुक हैं और जो रोजगार काम करने लायक हैं उन्हें काम मिलना चाहिए। ये कैसे काम करता है? उच्च बेरोजगारी का अर्थ होता है कि देश अपने मानव संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। तो अगर पूरा उपयोग नहीं कर रहा है तो लोगों की आय नहीं हो रही है, आय नहीं होने से उपभोग नहीं होगा और जीडीपी प्रभावित होगा। तो पूरे मानव संसाधन का प्रयोग नहीं होने से उपभोग, आय, जीडीपी सभी प्रभावित होते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान यदि किसी एयरलाइन कंपनी के यात्रियों की संख्या कम हो जाती है तो वह लागत घटाने के लिए क्या कर सकता है? कर्मचारियों की छटनी कर सकता है, और जब छटनी करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की आय कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी। चौथा है मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक, भारत में आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। कैसे काम करती है मौद्रिक नीति? ये अर्थव्यवस्था के धीमी होने पर केंद्रीय बैंक
ब्याज दरों को कम करता है ताकि लोग लोन लेकर निवेश कर सकें। अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ने से मुद्रास्फीति जब बढ़ जाती है तो ब्याज दर को बढ़ाया जाता है ताकि मुद्रा का प्रचलन कम हो और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। उदाहरण के लिए अगर आरबीआई ब्याज दरों को कम कर दें तो गृह ऋण सस्ते हो जाएंगे, अधिक लोग घर खरीदेंगे, जिससे रियल एस्टेट के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। फिर पांचवा स्तंभ है फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा कर और सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आर्थिक मंदी के समय सरकार खर्च बढ़ा सकती है या करों में कटौती कर सकती है। अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार खर्च घटा सकती है या कर बढ़ा सकती है। दोनों स्थिति के लिए निपटने में कर और सरकारी खर्च मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मंदी से निपटने के लिए सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलों के निर्माण की बड़ी परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं। इससे रोजगार उत्पन्न होंगे और लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। अगला है अंतिम स्तंभ अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था दुनिया से अलग होकर काम नहीं कर सकती आज के जमाने में। यह स्तंभ है निर्यात, आयात और विदेशी निवेश का अध्ययन। यह कैसे काम करता है कि यदि कोई देश आयात की तुलना में अधिक निर्यात करता है तो उससे व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस प्राप्त होता है, और यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाए तो व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जर्मनी दुनिया भर में मशीनरी और कारों का निर्यात करता है। इससे विदेशी मुद्रा आती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और मुद्रा दोनों मजबूत होते हैं। तो हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 स्तंभ हैं: जीडीपी, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, रोजगार और बेरोजगारी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान। अगर आपको इकोनॉमिक्स को आसान और रोचक तरीके से सीखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पिलर कौन सा है। ऐसे ही आसान इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इसे लाइक करें और कमेंट